आपको याद होगा कि मैंने लगभग 1.5 महीने पहले कहा था कि जब टैरिफ लगाया गया था, तब हम रूसी कच्चा तेल खरीद रहे थे और जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता, हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। यही हुआ। लेकिन एक बात मैंने उस समय नहीं कही थी। जब आप नई रिपोर्ट्स देखेंगे, जब आप इसे देखेंगे, जब आप यह वीडियो देखेंगे, जब गूगल पर इसके कई लिंक सर्च करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि रूस से लगभग 45% कच्चा तेल भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा आयात किया जाता है। तेल कंपनी इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने इसे कम कर दिया है। द हिंदू अखबार और बिजनेस लाइन ने इस पर रिपोर्ट की थी। मैंने इस बारे में एक वीडियो भी बनाया था। उसके अगले दिन ट्रंप ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी तेल से पूरी तरह परहेज करने का वादा किया है। तो आपको भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी का बयान देखना चाहिए। यह एक मजाक है। यह एक कूटनीतिक घटना है। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, भारतीय उपभोक्ताओं को क्या चाहिए, हम करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि उस समय मोदी से बातचीत के बारे में ट्रंप ने क्या कहा, तो उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में उनके पास एक जानकार सूत्र है और उन्होंने उनसे बात की है। भारतीय प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि मैं आपको एक और सबूत दूंगा। यानी मजाक यह है कि मैं कह रहा हूं कि यह अगस्त, सितंबर यानी अक्टूबर का महीना है जब हम रूसी कच्चे तेल यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कम कर रहे हैं। नई रिपोर्ट तो उससे भी ज्यादा मजेदार है। वो अमेरिकी कंपनी कहाँ है जो इसे वापस खरीद रही है। यानी असल में सोशल मीडिया पर शोर मचाने वाले उपद्रवी भी नहीं जानते कि डायना एक दक्षिण अमेरिकी देश है जहां से भारत पिछले 1-2 महीने से 4 से 8 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है। इसे कौन चला रहा है? वो अमेरिकी कंपनी है जिसने इसकी खोज की। अमेरिकी कंपनी अमेरिकन ऑयल जायंट्स ने इसकी खोज की क्योंकि ये गुयाना है। उक्त देश के पास इसकी खोज करने की वित्तीय क्षमता नहीं है। अमेरिकी कंपनी को लिखो। यानी कुछ बातें बाहर पता नहीं चलती, कुछ रिपोर्टें सामने आती है और जब आती है तो कहती हैं, क्या पिछले 2-3 महीनों में किसी ने यह कहा था कि अरब देशों में इतना तेल खरीदना चाहिए? दूसरे देशों से भारत सबसे पहले दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना गया और वहां से यह तेल खरीदा। खोज शुरू हुए अभी सिर्फ 7 या 8 साल ही हुए हैं। भारत सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। अगर आप गोल्डन एरो कहते हैं तो यही इसका ब्रांड नाम है। जब आप कहते हैं कि इसे किसी सार्वजनिक कंपनी से खरीदा गया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐसा कहने के बाद भारतीय सोशल मीडिया और भाजपा के नेता बहुत निराश हुए और कहा कि भारतीय राजनयिकों ने इसे अस्वीकार नहीं किया। आज के फाइनेंशियल डेली, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड में कई और जगहों पर खबर है कि भारत सरकार ने पूछा है, यानी यह समझने के लिए कि किसी रिफाइनरी के कहने में सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन है। दक्षिण अफ्रीका की पुरानी रिफाइनरी रूसी कंपनी ने मांगी है, फिर रिलायंस, दूसरी रिफाइनरियां और निजी रिफाइनरियां। फिर भारत सरकार ने रूसी कंपनी से रूसी केज कम करने को कहा है। यह कल शुरू नहीं हुआ। उन्हें रूस से कुछ कच्चा तेल खरीदे हुए 2 महीने हो गए हैं। मैंने नहीं सोचा था कि लौटने वाले इतनी दूर तक जाएंगे। किसने आपके सामने आत्मसमर्पण किया? मैंने क्या गलत कहा? मैंने ये देखा और मुझे एहसास हुआ कि भारतीय व्यापार, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय निर्यात, भारत का आधार सब प्रभावित हो रहे हैं। ये मोदी नहीं है। जो भी भारत पर शासन कर रहा है, वही यह निर्णय लेगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे भारत को प्रभावित करता है। अब रूस करेगा, अब चीन करेगा। कुछ नहीं हुआ। यह सब उस समय बस एक उकसावे की कार्रवाई है। बस इतना ही। आपको यह समझना चाहिए कि भारत और अमेरिका की कहानी मूलतः एक स्वाभाविक घटना है। क्या आपने सुना है कि इतने सारे भारतीय चीन या रूस में काम करते हैं? क्या चीन या रूस में इतने सारे भारतीय मूल के लोग हैं? क्या भारत में कोई भारतीय व्यवसायी दुनिया के किसी देश में व्यापार कर रहा है? वे अमेरिका में सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं। भारत के व्यापारिक घरानों ने विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा लिया है। अमेरिका से अमेरिकी मार्जिन से यह कई मामलों में है। सिर्फ एक खंड नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में अमेरिका का फैसला एक जैसा है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि भारत को अंततः झुकना ही पड़ेगा। या तो वह उस रास्ते पर चला गया या फिर एक अमेरिकी कंपनी बनकर सब्सिडी दी और इधर उधर सब कुछ खरीद लिया।
एक और कारण है क्योंकि भारत और अमेरिका का कहना है कि व्यापार असंतुलन बहुत बड़ा है, तो ये उसी से जुड़ा है। फिर भारत कहता है कि भारत सब्सिडी कहेगा, ठीक है, हम अमेरिका से हथियारों और अमेरिका से तेल के व्यापार असंतुलन को कम कर सकते हैं। इसके बजाय हम फिलहाल भारतीय कृषि क्षेत्र में अमेरिकी उत्पाद ला रहे हैं। फिलहाल ये अस्थायी है, यह सब स्थायी नहीं है। यानी एक बार जब अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में आ जाएंगे तो भारतीय किसानों के पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अगर हम डेयरी फार्म कहते हैं तो यह भारत में एक बड़ी घटना है। इतने सारे कामकाजी लोग, वह घटना जिसे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार कहा जाता है। कृषि वह क्षेत्र है जिसके बाद निर्माण और भवन कार्यक्रम लागू होने वाले हैं। भारत इसे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होगा, लेकिन कुछ कृषि उत्पादों को अमेरिका अनुमति देगा। क्या यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है? अमेरिकी कपास को भारत में आने की अनुमति इसलिए दी गई है क्योंकि भारत उसके उत्पादन का 11% स्थानांतरित करेगा। फिर भारत सरकार कुछ क्षेत्रों को अनुमति देगी, लेकिन ऐसे क्षेत्र में शुरुआत करना संभव नहीं है जो भारत के उन किसानों को गंभीर रूप से प्रभावित करे जो गहराई में जा रहे हैं। इसीलिए मैंने यह कहा, मैंने थोड़ा पूर्वानुमान लगाया, इसका पूर्वानुमान लगाया, इसके बारे में थोड़ा और सोचा और कहा कि यह बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भारत अमेरिका की तरह नहीं बन सकता और इस तरह बिखर नहीं सकता। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं, यानी हमारे विश्वविस्तारियों को वैश्विक स्तर पर आने में समय लगेगा। 2020 में हम ये शिक्षा सुधार ला रहे हैं। मोदी सरकार विश्वविस्तारियों और स्कूलों से संबंधित एक अच्छा सुधार विधेयक ला रही है। आप इसे पढ़कर समझ जाएंगे, लेकिन वहां बहुत कुछ बदल गया है। यूरोप और अमेरिका एक अलग दिशा में चले गए हैं, लेकिन अब हम अचानक इस तरह नहीं कूद सकते। उस शिक्षा संरचनात्मक सुधार विधेयक को लाने के बाद इसे पूरी तरह से लागू होने और विश्वविद्यालयों और स्कूलों में लागू होने में एक समय अवधि है। यह एक विशाल देश है, क्योंकि यहां आप चाहे कुछ भी कहे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कई मतभेद है। हिंदी के मामले में ही कई राज्य अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि किसी भी चीज को दबाना संभव नहीं है। भारत में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कई राज्यों की शिक्षा का स्वरूप, यानी चाहे वह स्कूली शिक्षा हो या विश्वविद्यालय, राज्यों का विषय है। यहां केंद्रीय संघ है, उनका एक विशेष संघ है। हम अब कुछ क्षेत्रों में उच्च सुधार ला रहे हैं, जैसे वाहन लाइसेंस वगैरह। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है, लेकिन राज्य ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारे ढांचे को यही कहा जाता है, हमारी संघीय व्यवस्था, यानी राज्य और केंद्र। मैं यह कह रहा हूं, हां, इतने बच्चे, लगभग 50 से 60% बच्चे वहां कम होंगे। अमेरिका में कई विश्वविद्यालय भारतीय धन से चल रहे हैं। यह सब हो रहा है, यह सब सच है। लेकिन अगर भारत के बच्चे वहां नहीं जाते हैं तो वह विश्वविद्यालय बंद नहीं होगा। अगर भारत के बच्चे नहीं जाते हैं, कनाडा में विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा। नहीं, अगर भारत के बच्चे नहीं जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और यूके में विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा। नहीं, यह एक गलत समझ है, एक गलत बुनियादी समझ है। आपको अर्थव्यवस्था के बारे में पता नहीं है, हर देश। बस इतना ही। अब जर्मनी और कई यूरोपीय देशों में सभी क्षेत्रों के कुछ संस्थान 100% मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। अमेरिकी संघीय सरकार प्रत्येक विश्वविद्यालय को इतने अरबों डॉलर दे रही है, इसीलिए कई विश्वविद्यालयों में मेल आ रहे हैं। संघीय सरकार यानी ट्रंप प्रशासन यह करो, वह करो, यह करो कि एक क्लिप पोस्ट कर रहा है और कोई तस्वीर नहीं दे रहा है। इसीलिए वे कहते हैं कि यह एक घटना है, क्योंकि वे क्लिप पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारी धनराशि दी जा रही है। उनके छात्रों के यहां जाने में कोई समस्या नहीं है, बस इतना ही, क्योंकि यहां हमारी बुनियादी शिक्षा प्रणाली, चाहे वह हमारी मोदी सरकार हो या पुरानी यूपीआई सरकार, वही है जिसे हम अपनी शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इसे बदलने में कितना समय लगेगा? हमारे विश्वविद्यालय वर्षों से हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 7,000 छात्रों की कमी है और 2024 तक लगभग 3,000 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हैं क्योंकि कोई छात्र नहीं है। मूल रूप से उच्च अध्ययन और अन्य चीजों के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का कोई लाभ नहीं है, और लोग किसी तरह पैसा खर्च कर रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रहे हैं। जब वे पढ़ाने के लिए विदेश जाते हैं तो वे वहां पढ़ते हैं और 1 या 2 साल वहां काम करते हैं। यही हुआ।
उसके बाद कई लोग जो एक सेट के रूप में वहां जाते हैं वापस नहीं आते हैं। मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, मैं असली विषय पर आ रहा हूं। इसलिए भले ही यह अचानक 50 से 60% कम हो जाए, यह निश्चित है कि भारत कई मायनों में, यानी ये माता पिता जो मध्यम वर्गीय शहरों में रहते हैं, क्या वे अपने बच्चों के बारे में ऐसा सपना नहीं देखते हैं? उनके रिश्तेदार वे ऐसी उम्मीदों के साथ बैठे हैं, ये बच्चे आंध्र प्रदेश से जा रहे हैं। किसी तरह ट्रंप धीरे धीरे H1B वीजा कम कर रहे हैं। इसी तरह कई छात्र पढ़ाई के लिए जाते हैं। यहां आंध्र के शिक्षाविद पंजाबी, दिल्ली वासी, गुजराती और परिवार है। इसलिए भारत सरकार, मोदी सरकार आखिरकार मान रही है। हम इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि भारत में यह एक घरेलू मुद्दा है, यह अमेरिका है, वो भारत है, यह एक कूटनीतिक मुद्दा है। यानी बच्चे शहरों में हैं और वहां भले ही उनके माता पिता निर्यात आधारित हों, उनकी नौकरियां बहुत कम है। बहुत से लोग उम्मीद खो चुके हैं। अब वे पढ़ाई करने कहाँ जाएंगे? आपको यह समझना होगा, जब लगभग 300,000 छात्र जाते हैं तो उनमें से लगभग आधे भारत में पढ़ाई करने में रुचि नहीं रखते हैं। हमारे पास यह संस्थान है, एक विश्वविद्यालय जैसा, और यह सब अच्छा है। भारत में हमारे पास जनशक्ति है, हमारे पास अच्छी जनशक्ति है, हमारी गंदी राजनीति वगैरह अच्छी है। कई विश्वविद्यालय अच्छे हैं। केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव है जिसके बारे में मुझे एक शिक्षाविद से पता चला है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो पहले 3-4 सालों में भारत के पहले 100 विश्वविद्यालयों को ले लिया गया था। इसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में बदल दिया जाए। सरकार को सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में एक निकाय बनाना चाहिए। उसमें से केवल एक शिक्षक, चाहे वह संकाय सदस्य ही क्यों ना हो, कुलपति होना चाहिए। राजनीति में हस्तक्षेप न करे, अनुसंधान और विकास वह और यह। लेकिन मुझे इनमें से किसी के बारे में पता नहीं है। मोदी सरकार ने पहले कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2020 में जब सरकार इस तरह से नीचे आई, लेकिन अब इसमें बदलाव हो रहे हैं। कई विश्वविद्यालय सरकार सीधे हस्तक्षेप करने लगी है। जरूरत भारत की बुनियादी शिक्षा को बदलने की है, बस इतना ही काफी है। विश्वविद्यालयों को उस ढांचे को बदलना चाहिए क्योंकि इसे एक बड़े वैश्विक स्तर पर लाने पर ही भारत आगे बढ़ सकता है। नहीं, हमें केवल वर्तमान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे समय में जब इतना भ्रम है, मोदी सरकार कह रही है कि रूसी तेल के मुद्दे पर अमेरिका ने जो कहा उसे पूरी तरह से सुना और फिर अमेरिका जाकर तेल खरीदा। बस इतना ही। फिर जब मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था तो मैंने जो कहा वह 100% सही था। यह सच से 10 गुना ज्यादा सच है। यह तो सबको पता है कि उस दिन अमेरिका ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन यह जरूरी नहीं था। लेकिन यह बिना किसी तृप्ति के किया गया।